गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। चलिए सर, ग्रेट टू सी ऑल। तो जैसा आप जानते हैं कि हम जैसा मैंने एक नई प्रोसेस करना स्टार्ट किया, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हो या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो सर, मैं दिस इज माई एकेडमिक कैलेंडर ऑन एन एकेडमी। तो देयर यू सी, एक क्लास में ले रहा हूँ मॉर्निंग में, एक क्लास में ले रहा हूँ इवनिंग में। In the morning right now I am taking compiler. In the evening मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जो कोर्स आप अभी देख रहे हैं। और यू नो देयर यू कैन सी ऑल द कोर्स सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है मॉर्निंग और इवनिंग। अभी भी अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो बिफोर गेट बहुत आराम से आप पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर पा रहे होंगे। जो पुराने लेक्चर्स हैं उनके आप जब चाहे जितनी बार चाहे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये कैलेंडर है। अभी ये जो क्लास आप देख रहे हैं दिस इज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जहां पे ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूं। तो इस बार फ्राइडे सैटरडे भी क्लास होगी। थर्सडे तो आज है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आज थर्सडे है ना? हाँ। और मॉर्निंग में हम ले रहे हैं कंपाइलर, जिसमें अभी 4 डेज का आपके पास ब्रेक है। उसके बाद सीधे मंडे में क्लास होगी। यस, तो इस ब्रेक का आपको इस्तेमाल करना है। जो क्लास छूट गई है, जो फॉलो नहीं कर पा रहे, उनका फायदा उठाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी कोर्सेज आज तक मैंने लिए हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में ऊपर मैंने लिंक पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, वहां से आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं। यस, सो दिस इज वन आइडिया। अच्छा, ये कौन अफवाह उड़ा रहा है कि मेरा बर्थडे आज? आकाश। कॉलेज में मजा आता है ये सब काम करने में, यहाँ क्या मजा आएगा? इसका बर्थडे है, किसका चक्कर किससे चल रहा है ना? ये सर कहाँ रहते हैं, इस तरह की बातें। खैर चलिए, ये टीचर का इस टीचर से क्या चल रहा है, हाँ 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 हाँ, यही सब बातें। चलिए सर, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हम बात कर रहे थे पाइपलाइनिंग की। पाइपलाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, याद है आपको? पाइपलाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। माय बर्थडे इज 10 अगस्त 1989। मेरी जन्मपत्री निकलवा के मेरे घर भेज दीजिएगा। सर, हमारे आर्किटेक्चर वाले सर का ईसी वाले मैम के, अबे क्वेश्चन समझने जाते होंगे, हर समय गंदी सोच। चलिए बहुत सारे। अब देखिए बड़ी, अब आप मुझे बताओ मैं गलत सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा हूँ? कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले सर का इलेक्ट्रॉनिक्स वाली मैम के पास जाना जस्टिफाइड है? नहीं। भाई कोई टॉपिक ऐसा होगा, माइक्रो प्रोसेसर ऐसा कुछ जो आर्किटेक्चर पढ़ा रहा है, उनको जरूरत पड़ेगी, नहीं बात समझ आई होगी। ये भाई अलग लेवल पे सोच रहे हैं, पढ़ाई से तो लेना देना है नहीं। चलिए, तो हाँ, कल हम बात कर रहे थे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की। और मुझे याद दिलाओ कौन कौन से क्वेश्चन में सॉल्व किया था? क्या ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया था? गेट 2010 ये हमने सॉल्व कर लिया था। उसके अगला क्या ये हमने सॉल्व कर लिया था? नहीं, ये हमने सॉल्व नहीं किया। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन है गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन। वाह, गर्मा गर्म क्वेश्चन है। और मैं 2 टेबल ऑलरेडी बनाया हूं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन ही हमारे पास है, बट आजकल काफी पॉपुलर ये आइडिया है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। यस, तो पूरी बात एक बार ऑब्जर्व करिए और फिर मुझे बताइए कि आंसर क्या है। ठीक है सर, मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग कोशिश करके आए हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। 2 मिनट का समय लीजिए, फिर भी टाइम कम हो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी इंक्रीज कर दूंगा और फिर हम डिस्कशन इस पे स्टार्ट करेंगे सर।
सर आज कोई नया टॉपिक होगा? बिल्कुल नया टॉपिक होगा। आज मेरा कॉलेज लास्ट एग्जाम था, बहुत अच्छी बात है। 15 क्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो जैसे वैसे कैसे खैर यहाँ पे बात को पूरी तरीके समझने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, तो इसको भी कोशिश करूंगा एक बार सॉल्व करूं कि 2 बार, कोशिश करूंगा 2 बार सॉल्व करूं। मेरा भी 10 अगस्त 1999 बर्थडे है सर। आप मुझसे 10 साल छोटे हो यार। मुझे हे भगवान, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आमतौर पे स्टूडेंट में से 2-3 साल छोटे होते थे। अब मैं इतना बड़ा होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए खैर, ओके। कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। और इसको आप कैसे पढ़ोगे? मल्टीप्लाई R5, R0, R1। हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट? कैसे पढ़ोगे? शायद वेरी गुड। R0 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, जो रिजल्ट होगा वो जाएगा R5 में। बहुत अच्छी बात है। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। इन द अबव सीक्वेंस रजिस्टर 0 से रजिस्टर 8 तक आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इन द इंस्ट्रक्शन शोन द, अच्छा बताया भी है, क्लैरिटी दी है। द फर्स्ट रजिस्टर स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द सेकंड एंड द थर्ड रजिस्टर। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी दे रहा है तो लगता है आगे भी बहुत सीधे तरीके सारी बातें बताएगा। The sequence of instruction to be executed in a pipeline instruction processor with the following 4 stages, 4 स्टेज है। Instruction fetch, decode, operand fetch, perform operation, write back। Instruction fetch, operand fetch and write back, इन सब में एक एक क्लॉक लगेगा। परफॉर्म ऑपरेशन की वही आप कहानी जानते हैं कि एक क्लॉक लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन, यार कल भी सेम डेटा था क्या? अच्छा नहीं, उसमें शायद 6 था, है ना। मल्टीप्लाई पे लगेगा 3 और डिवीजन पे लगेगा 5। ठीक है, एक एक बात यहां तक समझ आ रही है। द पाइपलाइन प्रोसेसर यूजेस ऑपरेंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम स्टेज परफॉर्म ऑपरेशन टू ऑपरेंड फेच स्टेज। तो आप मुझे बताओ क्या पूरी बात यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है? वही जो बात थी, ऑपरेंड फेच तक लेके जाएगा। नाउ द नंबर of clock cycles taken for execution of the above sequence instruction is, कितना टोटल ओवरऑल खर्चा होगा। मैं एक एक करके बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन हमेशा आइडिया को पूरी तरीके से समझने के लिए कहाँ चेंज हुआ एक बार नॉर्मली सॉल्व करूंगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई का है। इंस्ट्रक्शन फेच में एक क्लॉक, उसके बाद क्या है ऑपरेंड फेच में भी एक क्लॉक, परफॉर्म ऑपरेशन में 3 क्लॉक। सो 3, 4 and 5। और लास्ट वाला क्या है? राइट बैक, सिंगल क्लॉक। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, अगला सवाल पूछूंगा, क्या फर्स्ट और सेकंड इटरेशन में कोई डेटा डिपेंडेंसी है? फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन में वो R0 R1 को मल्टीप्लाई करके R5 में रख रहा है या R2 R3 को मल्टीप्लाई करके R6 में रख रहा है? नहीं, कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं डिस्कशन आगे लेके चलता हूं। इंस्ट्रक्शन फेच, ऑपरेंड फेच, परफॉर्म ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि बिजी हूं, और डिवीजन करने की रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना क्लॉक लगेगा सर? 5 क्लॉक्स लगेगा। तो ये कितना हो गया? 6 से लेकर 10 तक में चला गया। आखिरी में राइट बैक करूंगा तो 11th पे जाके काम पूरा होगा। क्या यहां तक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? आगे बढ़ूंगा। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां देखिए क्या करना है। उसके बाद फिर से इंस्ट्रक्शन फेच करूंगा। क्या डेटा डिपेंडेंसी है? हाँ है। डेटा डिपेंडेंसी है क्या? हाँ है, क्योंकि सेकंड इंस्ट्रक्शन से R6 बनेगा, इसको R6 चाहिए, इसको R6 चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ स्टॉल 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 स्टॉल, भारी स्टॉल में खाऊंगा, और राइट बैक होने के बाद कहीं जाके ऑपरेंड फेच होगा। अभी मैं कैसे मान रहा हूं? विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। यस, तो 11 तक मुझे वेट करना पड़ेगा, राइट बैक हो जाएगा तब मैं ऑपरेंड फेच करूंगा। हालांकि परफॉर्म ऑपरेशन में सिंगल क्लॉक, राइट बैक में सिंगल क्लॉक, डिवाइडर एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो सिंगल सिंगल है ना। जी हाँ, तो 14th क्लॉक पे जाके कहीं थर्ड इंस्ट्रक्शन पूरा होगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 14th क्लॉक पे। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसी बात है 4th इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन फेच,
और अब बताओ ऑपरेंड फेच क्या डेटा डिपेंडेंसी है? अगेन डिपेंडेंसी है। तो भारी मात्रा में स्टॉल्स हम झेलेंगे झेलेंगे झेलेंगे, कहां तक 14 तक, तब कहीं जाके ऑपरेंड फेच, परफॉर्म ऑपरेशन एंड राइट बैक। तो सर अगर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज ना करें, साधारण तरीके से डेटा डिपेंडेंसी का स्टॉल से हम सफर करें, तो ये काम कहां पर कंप्लीट होगा सर? ये काम 17th क्लॉक पे कंप्लीट होगा। क्या यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस बार सेम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेम इंस्ट्रक्शन के साथ करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो मैं काम करता हूं, आप जानते हैं स्टार्टिंग के दो इंस्ट्रक्शन विल देयर रिमेन एज इट इज और विल देयर बी एनी चेंज इन देयर? क्या एज इट इज काम करेगा? एज इट इज काम करेगा, ना कोई डेटा डिपेंडेंसी। जब डेटा डिपेंडेंसी ही नहीं है तो फिर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जो स्टॉल आपको लग रहे हैं बिजी होने की वजह से, वो तो लगेंगे, यहां तक सेम है। अब मैं आगे बात करता हूं। इंस्ट्रक्शन फेच तो होगा, वो तो होना ही होना है। अब आप मुझे बताओ कि मैं परफॉर्म ऑपरेशन कब कर सकता हूं? व्हेन कैन आई परफॉर्म ऑपरेशन? हाँ, तो ये जो डेटा मुझे चाहिए, ये डेटा कैलकुलेट कहां हो जाएगा मुझे बताओ? ये डेटा कैलकुलेट हो जाएगा 10 पे कि 11 पे? जो डेटा मुझे चाहिए, वेरी गुड, वो डेटा कैलकुलेट हो जाएगा 10 पे, तो ऑब्वियसली मैं उसको यूज कर सकता हूं 11 पे। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। तो इफ यू अलाउ मी, अगेन जैसा हमने कल किया था, ये एज मार्क करके, सो दैट आपको याद रहे कि हम ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। लेट मी परफॉर्म ऑपरेशन हियर। क्या इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐतराज है? फॉलो कर पा रहे? रही बात इसके आगे की, तो राइट बैक में तो सिंगल ही लगना है। अच्छा, जैसा कल मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था और आपने मुझे काफी परेशान भी किया था, मुझे याद आ रहा है, बट यहां पर मैं ऑपरेंड फेच कहां लिखूं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की बात है तो आप मान के चलिए ये यहाँ पे पूरा ऑपरेंड फेच ही चल रहा था और यहाँ कहीं जाके वो फेच पूरा हुआ, एरो लगा के मैंने लिख दिया। यस, ओके। खैर अगेन ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको तो रिजल्ट पे मतलब होना चाहिए। आगे बताइए, इंस्ट्रक्शन फेच, क्या यहाँ पर भी डेटा डिपेंडेंसी है? R3, ये इंस्ट्रक्शन थर्ड और फोर्थ के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की आर्ट यूज होगी। तो मुझे बताइए, मुझे जो डेटा चाहिए वो क्लॉक नंबर 11 पे कैलकुलेट हो रहा है, तो मेरे पास वो क्लॉक नंबर 12 तक पहुंच जाएगा। इसको अगेन मैं एरो लगा के मार्क कर देता हूं एज ऑपरेंड फेच वाली कहानी से, और यहां पर लास्ट में लिख देता हूं राइट बैक। तो क्या आप ये बात फॉलो कर पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ये जो कैलकुलेशन 17 तक जा रही थी, ये 13 पे पूरी हो जाएगी। आपसे विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज 13। पूरा क्वेश्चन वैल्यू के साथ ऑब्जर्व करिए, दोनों पैटर्न आपके सामने है। सब ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का सर, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का सर कहीं भी नेट पर सही से नहीं बता रखा, पता नहीं सर, जब सर कोई अजीब सा फॉर्मूला यूज कर रखा है नेट पे। तो क्यों फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? क्या बिल्कुल साधारण तरीके से बात नहीं समझ आती क्या? मुझे बताओ। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करें तो आप ये बात फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं? हालांकि मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट इस क्वेश्चन का ऑफिशियल जो कि गेट ने पब्लिश किया वो की क्या था? 13 ही था। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्या ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज करना है क्वेश्चन में, इतना लिखना सफिशिएंट था? जी हाँ, बट यहाँ पे जो उसने गंद फैलाई है ना इस लाइन में, इसकी वजह से तो नहीं आपको जो कह रहे कंफ्यूजन हुआ है? क्योंकि ये लिखता है द पाइपलाइन प्रोसेसर यूज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम स्टेज फ्रॉम द पीओ स्टेज टू द ऑपरेंड फेच स्टेज। पीओ से ऑपरेंड फेच,
तो इसमें कंफ्यूजन कुछ लोगों को क्या होता है, और शायद इसलिए कुछ लोग इसका आंसर 15 तक पहुंचा देते हैं कि क्योंकि मैं ऑपरेंड फेच स्टेज में इसको करूंगा, तो शायद आपने यहाँ पे पहले क्या लिखा होगा, पहले ऑपरेंड फेच लिखा होगा, फिर परफॉर्म। मैं काम करूं, मैं ऊपर करके बताऊं, ऊपर इसको हटा दूं, इस वाले टेबल पे करके बताता हूं। लेट मी गो लाइक दिस, ये स्टॉल्स भी हटा देता हूं। ओके, इस पैटर्न को जरा ऐसा ऑब्जर्व करिए। तो ये परफॉर्म ऑपरेशन इधर कंप्लीट हुआ। अगर मैं ऐसा मानूं कि उसके बाद मैं ऑपरेंड फेच करूंगा और फिर मैं राइट बैक करूंगा लाइक दिस, और इस पूरे को मैं स्टॉल कंसीडर कर लेता हूं। यस, और एक आइडिया हो सकता है सिमिलरली, अगर इधर हम देखें इंस्ट्रक्शन फेच, और यहां पर ये मैंने क्या काम कर लिया, ओके आई एम सॉरी, ये मैं खा गया एक। ऑपरेंड फेच करूंगा, उसके बाद परफॉर्म ऑपरेशन करूंगा, फिर राइट बैक करूंगा, ठीक है ना। सिमिलरली इधर भी मैं क्या सोच रहा हूं कि परफॉर्म ऑपरेशन के बाद मैं ऑपरेंड फेच करूंगा अगले क्लॉक में, और ऑपरेंड फेच के बाद देन आई विल गो एंड परफॉर्म माय ऑपरेशन एंड देन आई विल राइट बैक। और अब मैं इस पूरे को एज अ स्टॉल कंसीडर कर सकता हूं। एक बार देखिए, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात सोचने वाली है, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है, बट जब हम सीपीयू से डेटा ले रहे हैं, जिन लोगों ने ऐसे ऑब्जर्व किया ना क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम डायरेक्ट परफॉर्म ऑपरेशन से डेटा ले रहे हैं तो डेटा कहां से ले रहे हैं? डेटा सीपीयू से ले रहे हैं, तो फिर ऑपरेंड फेच करने में एक क्लॉक क्यों लगेगा? सोचो, मैं तो डायरेक्ट उसको उठा के एग्जीक्यूट करूंगा ना भाई, डेटा सीपीयू से सीपीयू में ही रखना है ना, या मुझे पहले उसे मेमोरी में भेजना है फिर वहां से वापस लाना? नहीं सर, सीपीयू से सीपीयू में रखना है। तो डेटा अगर सीपीयू से सीपीयू में रखना है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एडिशन करने की जरूरत है। हालांकि ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आइडिया। तो आपका जो कंसेप्ट है उसे भूलिएगा मत, हम परफॉर्म ऑपरेशन से परफॉर्म ऑपरेशन में ही लोड करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस, ओके। एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, डोंट वरी, अभी अच्छे खासे एग्जाम्पल हमारे पास है। सर आखिरी लाइन ही समझ नहीं आई थी, कोई बात नहीं, अब समझ आ गई ना। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है गेट 2007 का। गेट 2007 इट वाज आल्सो अ 2 मार्क क्वेश्चन। जरा इसकी पूरी बात सुनो, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ सर कि आंसर क्या होगा। सर मेरा 17 से पेपर होने थे और राज यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि अब 6 से पेपर है। 6 से है मतलब डिले कर दिया ना, फर्दर पोस्टपोन्ड कर दिया या प्रीपोन्ड कर दिया? प्रीपोन्ड कैसे कर दिया? आज तो ऑलरेडी 15 हो चुकी है, नशे में हो क्या? अच्छा
6 अगस्त से। तो जो प्रीपॉन्ड किया है उसमें भी अभी 20 दिन है। सही बात है क्या ये? अच्छा, और अगर ये पेपर 17 से होते तो आप इतना ज्यादा पढ़ लेते कि कॉपियां खत्म हो जाती, पेन की निबें घिस जाती, ऐसा कुछ है? अगर ये 17 की जगह 27 से भी कर लेते फिर काहे टेंशन ले रहे हो? फॉर्मेलिटी है, उसे फॉर्मेलिटी तक रहने दो बस। देखो अभिषेक बता रहा है फॉर्मूला, ऑनलाइन एग्जाम इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट बुक। ओके, क्या क्या वैल्यू मिला है? सो इट सेज 3% and then 89% and then 8% and then 0%. So let me go one by one. काफी लोगों ने अच्छी परसेंटेज से आंसर किया कि एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। Consider a pipeline processor with the following 4 stages: instruction fetch, instruction decode, execute and write back. If instruction fetch, decode, write back take, अब तो आपको पैटर्न भी समझ आएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। सब में एक एक लगेगा, बट द नंबर ऑफ क्लॉक इन execute stage depend on the instruction. Addition and subtraction take 1 clock, ये भी स्टैंडर्ड है। मल्टीप्लिकेशन नीड्स 3, ओके, और 3 ही ऑपरेशन इसने किए हैं। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज्ड इन द प्रोसेसर, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लॉक्स, ओके, 3 इंस्ट्रक्शन है। बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण है, एक एक करके बात करूंगा और फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कोई सेलेक्ट हुआ है? कल हमारी आप लोगों की मैंने जतिन से बात कराई थी, याद है आपको? यस, तो कल वो बता रहा था ना कि अभी हैदराबाद का रिजल्ट नहीं आया, बट आज सुबह उसका मैसेज आया कि सर मेरा ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी हो गया। अब मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि फीस मैं ऑलरेडी भर चुका हूं। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक ट्रिपल आईटी हैदराबाद इज बेटर क्योंकि पुराना है, इंडस्ट्री के ज्यादा पास है। यस, चलिए खैर पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फेच हम करेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच के बाद होगा इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो डिकोड में भी 1 क्लॉक लगेगा, ये तो मैं डायरेक्ट करता हूं, मुझे लगता है आप लोग फॉलो कर लेंगे। एंड डिकोड के बाद मैं करूंगा एग्जीक्यूट ऑपरेशन जिसमें सिंगल ही लगेगा, एंड देन आई विल राइट बैक। तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फर्स्ट और सेकंड इंस्ट्रक्शन में आपस में डेटा डिपेंडेंसी है? ध्यान दीजिए, हाँ है। तो इंस्ट्रक्शन फेच मैं कर सकता हूं, इंस्ट्रक्शन डिकोड में कर सकता हूं, बट अगेन अगर मैं बिना ऑपरेंड फॉरवर्डिंग के करूं तो मुझे वेट करना पड़ेगा, स्टॉल लगेगा, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगा राइट बैक के बाद, अच्छा आई एम सॉरी, नॉट इवन दिस, ये बोल रहा है इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड ऑपरेंड फेच दोनों इसी में है, तो मुझे दोनों पे स्टॉल लगेगा। उसके बाद में जाके डिकोड एंड फेच कर पाऊंगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद में राइट बैक करूंगा। सही बात है ना? यस। नाउ अगेन थर्ड में भी, अच्छा मैंने भी यहाँ 4 ही रो बना ली, कोई बात नहीं। थर्ड में ऑब्वियसली डिपेंडेंसी है, तो अगेन मैं इंस्ट्रक्शन फेच करूंगा, बट उसके बाद स्टॉल एंड स्टॉल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब ये सारा कहानी कंप्लीट होगा तो मैं अपने ऑपरेंड फेच करूंगा और उसके बाद मैं राइट करूंगा। तो विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मुझे कितना क्लॉक लगेगा? विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मेरे को 9 क्लॉक्स लगेगा। यस, अब बात कर लेते हैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग की। यहाँ पे कितना आप आंसर बता रहे हैं? तो ज्यादा तो लोग बता रहे 8। ओके, नाउ लेट्स सी। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट एंड देन राइट बैक, इट इज डन। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फेच होगा। अब डिकोड और ऑपरेंड फेच दोनों एक ही बात है,
तो आप मुझे बताएं जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है क्या मैं वहीं से डायरेक्ट डेटा ले सकता हूं? जी हाँ। तो क्या मैं फोर्थ स्टेज में एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा? जी हाँ, कर पाऊंगा। तो कोई स्टॉल सफर नहीं होगा। और यहाँ पर काइंड ऑफ आप इंस्ट्रक्शन डिकोड लिख सकते हो एंड देन यू नो फिफ्थ के अंदर आपको क्या होगा, फिफ्थ के अंदर आप राइट बैक कर पाएंगे। अच्छा आई एम सॉरी, एग्जीक्यूशन में इधर कितना बता दिया है? 3। यार मैंने इधर भी कम कर दिया, यही मैं सोच रहा हूँ ये कम में कैसे हो गया। तो एग्जीक्यूशन 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 देन राइट बैक एंड स्टॉल 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 एंड देन इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक। सो बेसिकली 12 में होगा, है ना। अब यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन यहाँ से मैंने चालू किया, बट ऑब्वियसली मल्टीप्लाई के लिए 3 लगना है तो 3 तो लगेगा ही। एग्जीक्यूशन उसके बाद राइट बैक होगा, सही बात है। तो अपन कहां तक जा रहे हैं? 7 तक। और उसके बाद इधर मैं देखूंगा इंस्ट्रक्शन फेच करूंगा। अब इसका एग्जीक्यूशन किधर कंप्लीट हुआ है? इधर। तो मैं यहां से एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा एंड देन यहां से राइट बैक, और इस पूरे को आप इंस्ट्रक्शन डिकोड करके मार्क कर सकते हैं। तो विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग आप सही बोल रहे हैं, 8 क्लॉक के अंदर कहानी कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? 8 क्लॉक के अंदर। कोई बात नहीं, नहीं 0 से नहीं करना, ये तो काउंटिंग है, 1 से करना है। सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर। सर क्या हम पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट उससे पहले एक और गर्मा गर्म क्वेश्चन देखिए जो कब पूछा है, गेट 2021। गेट 2021, इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, वैल्यू के हिसाब से देखिए और फिर मुझे बताइए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है इसको समझने में टाइम लगेगा, तो यू टेक योर टाइम। अगर आपने पहले से थोड़ा कैलकुलेट किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर भी मैं 2 टेबल बना के लाऊं, यहाँ तो शायद दोनों की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि एग्जामिनर शायद खुद बोल रहा है कि हमें कंपैरिजन करना है, इजंट इट? एग्जामिनर शायद खुद बोल रहा है कि हमें कंपैरिजन करना है। तो ये क्वेश्चन अगर इतने एफर्ट करने के बाद अब आपको ये मिलता है एग्जाम में, तो क्या आप इसे सॉल्व करके आते हैं पाइपलाइनिंग वाले क्वेश्चन को? गुड गुड गुड। सर आज एल्गोरिथम का वाइवा हुआ, एक्सटर्नल ने कहा आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो जो जिसने सारे आंसर करेक्ट दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है। तो कुछ पैसे वैसे भी दिए उसने कि नहीं? नंबर यार प्रसाद आपने मुझे अपना फोन नंबर नहीं दिया। भाई पैसे नहीं, आशीर्वाद है, वो उधार हो गया मेरे ऊपर। ठीक है, आप नंबर तो दो। अच्छा ये सब लोग जो कह रहे हैं इनसे बच के रहना। आगे से मैं सोच रहा हूँ आशीर्वाद चेंज करूंगा, जैसे 21 लीटर पेट्रोल, 11 लीटर पेट्रोल, इस तरह से शायद आप लोगों के और ज्यादा काम आए।
चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ, इसमें भी टाइम लगेगा और फिर आपका जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, हर किसी को समझ आए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कहता है कंसीडर अ पाइपलाइन प्रोसेसर विद 5 स्टेजेस। स्टेजेस के नाम देखिए क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, एमई से ही लिख देता हूं, एंड देन राइट बैक। तो बेसिकली पहले फेच करेगा, डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो डिकोड के अंदर ही ऑपरेंड फेच भी काइंड ऑफ हो रहा होगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी में एक्सेस बाद में लिखा है, देन राइट बैक। ईच स्टेज ऑफ द पाइपलाइन एक्सेप्ट द एग्जीक्यूशन टेक 1 साइकिल। अब मुझे बताओ, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में ये स्टार्टिंग की लाइनें कुछ स्टैंडर्ड नहीं हो गई हैं? हर बार बाकी सबको तो एक ही स्टेज, एक ही क्लॉक देते हैं, है ना? तो ये सबका सब जो है सिंगल क्लॉक लेने वाला है। अब एग्जीक्यूशन की क्या कहानी आगे देख लेंगे। Assume that instruction decode merely decodes the instruction and the register read is performed in the execution stage. Okay, कहानी में ट्विस्ट ला रहा है, कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन डिकोड है वो कुछ merely मतलब कुछ अच्छे से नहीं, कुछ खास तौर पे डिकोड नहीं करता, और जो रजिस्टर रीड ऑपरेशन है, बेसिकली जो फैच करने वाली बात है, वो एग्जीक्यूशन में ही होती है। द एग्जीक्यूशन स्टेज टेक्स 1 साइकिल फॉर एड एंड 2 साइकिल फॉर मल्टीप्लाई। तो बस 2 ही ऑपरेशन शायद करने, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में लगना है 1, मल्टीप्लाई में लगना है 2। इग्नोरिंग द रजिस्टर लेटेंसीज, बाकी सब भूल जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस। हे भगवान, ये तो टेबल हमारा पूरा नहीं होगा भाई। ये मैंने कैसा अपराध किया है? रुक जाइए, 1 मिनट का समय देंगे मुझे, वरना फिर ये क्वेश्चन मजा नहीं आएगा इसमें। मैं ये सारा का सारा एक में फिट करना चाह रहा था, मैंने कहा इसको एक में फिट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। रुकिए, मैं आपको अपनी स्किल्स दिखाता हूँ पावर पॉइंट की, बस रुक जाइए। ओके, अभी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस टेबल से करेंगे तो कहानी ऑब्जर्व हम कर पाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। The stages take this इसने बता दिया। Assume that every multiply instruction is data dependent on addition instruction just before it, and every add instruction except the add is data dependent on the multiply instruction before it। पूरी कहानी एक बार दोबारा समझ लो। ये सीक्वेंस देख रहे हो, पहले add है, फिर multiply, फिर add, multiply, alternate है। कह रहा है every multiplication instruction is data dependent on addition just before it। तो हर मल्टीप्लाई डेटा डिपेंडेंट है। ये देखिए सारी डिपेंडेंसी मैं अलग से मार्क कर देता हूं। एंड एवरी एड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द फर्स्ट को छोड़ के इस डेटा डिपेंडेंट ऑन द मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें भी कोई अलग बात नहीं है, ये सब की सब एक दूसरे पे डेटा डिपेंडेंट है, पूरी सीक्वेंस डिपेंडेंट है। तो भाई एक साथ ही लिख देता, बट खैर जानबूझ के एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। द स्पीड अप इज डिफाइंड एज फॉलोज। आप स्पीड अप की क्या परिभाषा पढ़ के आए? व्हाट इज स्पीड अप? इट इज, ये तो कई बार सॉल्व कर लिया हमने। स्पीड अप क्या होता है? इट इज टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग, बट यहां पर कहता है इट इज टाइम विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग डिवाइड बाय टाइम विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो यानी कि चाहता है कि आप दोनों तरह से इसे सॉल्व करें। सही बात है। द स्पीड अप इज अचीव्ड एंड दिस करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है।
ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है, बेसिक आइडिया आपको पता है। मैं टेबल भरना शुरू करता हूं, जहां गलती करूंगा प्लीज मुझे बताइएगा और ऑब्जर्वेशन आप करते चलेंगे। तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, मैं फेच करूंगा, मैं डिकोड करूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूट बोला था, एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद मेमोरी ऑपरेशन एंड राइट। फर्स्ट वाले को तो कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, याद है आपको? ओके, नाउ लुक एट द सेकंड वन। मैं फेच करूंगा, मैं डिकोड करूंगा, बट अब क्या मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो एग्जीक्यूशन के लिए 2 स्टॉल मेरे ऊपर लगेगा और तब कहीं मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बट भूलना नहीं है सेकंड एग्जीक्यूशन इज मल्टीप्लाई। तो फॉर दैट आई नीड 2 क्लॉक्स। यस, उसके बाद मेमोरी और उसके बाद राइट, कहीं जाके 9 क्लॉक पे कहानी पूरी होगी। यस, जहां गड़बड़ करूं वहीं टोकिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इमेजिन करो गेट के अंदर, यार रफ वर्क में इतना बड़ा टेबल बनाना आसान काम है कि मुश्किल काम है? तो आपको जानबूझ के फ्रस्ट्रेट कर रहा है, भाई यार कौन करेगा अब ये बैठ के। उसके बाद एक नंबर अगर इधर से उधर हुआ, अब देख रहे हो कंसंट्रेशन का लेवल, एक नंबर अगर इधर से उधर हुआ पूरा गेम ओवर, इजंट इट? फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो देखिए आइडिया समझ आता है, बट उसके बाद प्रैक्टिकली क्वेश्चन एग्जाम में कोई एग्जैक्टली सही निकाल के आया हो, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? इसको तो 100% सेकेंड इटरेशन में ही करना है। चलिए अभी थर्ड पे चलता हूं, इसको भी फेच करूंगा, देन डिकोड करूंगा। अभी तो भारी स्टॉल लगेगा, इसका एग्जीक्यूशन आई थिंक 10 तक मेरे को वेट ही करना रहेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। हालांकि ये क्योंकि एडिशन है तो एग्जीक्यूशन एंड देन, अच्छा ये मेमोरी करता है फिर राइट करता है, तो 12th तक पहुंचते पहुंचते मेरा i3 कंप्लीट हो जाएगा। i4 में फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, अगेन यहां तक डिकोड कर सकता हूं। यस, उसके बाद आप देखेंगे तो अगेन स्टॉल स्टॉल स्टॉल, और ये मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? 12 तक। उसके बाद एग्जीक्यूशन, 2 क्लॉक लगेगा एग्जीक्यूशन में क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई है, और उसके बाद मैं करूंगा मेमोरी एंड देन करूंगा राइट। तो कहानी कंप्लीट होते होते मैं 16 तक पहुंच रहा हूं। बस आगे बढ़ते जाओ। मेरे ख्याल से पहली सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ फेच करने जाऊंगा तो अगेन मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या मैं 5th क्लॉक में फेच कर सकता हूं? वेरी गुड। तो मैं फेच करता हूं, देन मैं डिकोड करता हूं। एक सेकेंड, 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं एक क्वेश्चन में जिसने एडिशनल लाइन लिखी थी, इसने लिखा था assume that the instruction decode stage merely decodes the instruction and the register read is performed in the execution stage। ठीक है, उसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं फेच करता हूँ, डिकोड करता हूँ, और फिर भाई रिस्क लगता है ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अभी फिलहाल दोबारा ऐड करना है। वेट करते 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 इधर एग्जीक्यूट करूंगा, इधर मेमोरी करूंगा, इधर राइट करूंगा। तो 5वां नंबर जाते जाते, नंबर भी लिखते रखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 5वां नंबर जाते जाते 19th क्लॉक आ जाएगी। फिर आगे बढ़ता हूँ, फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, और ये सारा ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। स्टॉल 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 इधर तक स्टॉल जाएगा, और ये फिर मल्टीप्लाई है, तो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट मेमोरी एंड राइट। आई विल गो टिल 23। देन उसके बाद अगेन फेच एंड डिकोड, एंड देन everything is going to be stalled, and then execute and then write. So it will be done by 20, sorry, memory and then write. So it will be done by 26. Yes, और फाइनली आखिरी इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड, और ये पूरी की पूरी कहानी एज इट इज एज इट इज एज इट इज। इधर जाके मेरे को पहले 2 बार एग्जीक्यूट एंड देन मेमोरी एंड देन राइट। सो फाइनली 30 क्लॉक्स लगेंगे ये 8 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में। और हमें जो कैलकुलेशन करना है एग्जीक्यूशन विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, तो कम से कम ऊपर वाली वैल्यू तो मिल गई कि
दैट इज 30। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? इसमें कोई डाउट और कंफ्यूजन? एक सेकेंड, सुराज क्या बोल रहे हैं? एट्थ में एफडी के नीचे आएगा ना एट्थ में? हाँ सही बात है, सही बात है। इसको एक और पहले से लिख लेता हूं, हालांकि रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है। चलिए सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं और असली गेम तो यहां शुरू होना है। खैर आप लोगों ने सॉल्व किया तो काफी कॉन्फिडेंस भी आपको आया होगा। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी और राइट, पहले में कोई फर्क है? मुझे बताइए, पहले में कोई फर्क है? नहीं है। अब सेकंड वाला मुझे बताइएगा कहां से गेम चालू होगा। मैं फेच करूंगा, मैं डिकोड करूंगा, और अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग क्या मैं एग्जीक्यूशन से यहीं पे लोड कर लूंगा? मेमोरी जाने की तो जरूरत नहीं है ना? लेकिन ये भूलना नहीं कि ये एग्जीक्यूशन 2 बार होगा। सो एग्जीक्यूट एंड देन मेमोरी एंड देन राइट। तो जो काम पहले 9 में हुआ था इधर ऊपर 7 में ही हो जाएगा। फॉलो करते चलिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ता हूं, फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, ये स्टॉल तो लगेगा ही लगेगा, बट अगेन यहां से ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से एग्जीक्यूशन चालू करूंगा। ये एडिशन है ना दोबारा, यस, देन मेमोरी एंड देन राइट, तो 8 में काम हो जाएगा। एंड फोर्थ में जाऊंगा, फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, ये स्टॉल लगेगा। इस बार एग्जीक्यूशन के 2 स्टेजेस हैं, एंड देन मेमोरी एंड देन राइट। 10 तक पहुंचते पहुंचते 4 मैंने कंप्लीट कर लिए, जो पहले में मैं 16 तक पहुंच गया था। यस, फिर आगे बढ़ता हूं, फेच करूंगा, डिकोड करूंगा, ये स्टॉल लगेगा, ये भी स्टॉल लगेगा। 5वां नंबर एडिशन का है, इसको मैं ऑपरेंड फॉरवर्डिंग करता हूं। नाउ दैट इज एग्जीक्यूशन, दैट इज मेमोरी, दैट इज राइट। 11 में काम हुआ, देन फेच एंड देन डिकोड, स्टॉल एंड स्टॉल, और यहां पर फिर से मल्टीप्लाई है, तो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एंड देन मेमोरी एंड देन राइट। 13th क्लॉक पे काम हुआ है। I'll go further, fetch and decode and then stall and stall and stall. इस बार again addition है, single for execution and then memory and then write, that is 14. और finally fetch and decode and stall and stall and stall, और 2 instruction execution के and then memory and then write। हे भगवान, finally 16। तो लगभग आधे में आपने काम कर दिया, लगभग आधे में। और ये जो उसने पूछा है, so now that is 30 divided by 16, that is 30 divided by 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली, तो 30 divided by 16 turned out to be 1.875, 1.875। now that is going to be speed up। और ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पाइपलाइनिंग ना करें तो कितना टाइम लगेगा, कोई बता सकता है? पाइपलाइनिंग करें ही ना तो कितना टाइम लगेगा, कौन बताएगा? बताओ कितने क्लॉक लगेंगे विदाउट पाइपलाइन? संजोग कह रहे हैं 44। क्या ये सिर्फ संजोग या सच में 44 होगा? बताओ। वेरी गुड। तो यहाँ पर 5 है और मेरे पास 8 इंस्ट्रक्शन है, 8 5 40, और 4 मल्टीप्लाई है जिसमें एक एक एक्स्ट्रा है, तो बिल्कुल सही बात है, 4 ऐड कर लो, तो ओवरऑल 44 का खर्चा होता। तो 44 से 16 में ले आए। असली स्पीड अप तो ये है ना, सोचो, असली स्पीड अप ये नहीं है, असली स्पीड अप है 44 डिवाइड बाय 16, दैट इज द रियल स्पीड अप। इसको कैलकुलेट करूंगा, 44 डिवाइड बाय 16, ये आएगा 2.75। यस, अच्छा, यहां पर इंस्ट्रक्शन डिकोड करेंगे विदाउट फॉरवर्ड, पहले इंस्ट्रक्शन डिकोड करेंगे विदाउट फॉरवर्डिंग में, इंस्ट्रक्शन डिकोड करेंगे। इंस्ट्रक्शन डिकोड तुमने वैसे भी किया है, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। डिकोड और ऑपरेंड फेच वो काइंड ऑफ सेम में मान के चल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप खर्चा देखोगे तो एक इंस्ट्रक्शन 5 क्लॉक साइकिल लेता है, 1 2 3 4 5, मान लो सारे एडिशन है, और मेरे पास कितनी इंस्ट्रक्शन है? 8।
तो 5 into 8 कितना हो गया 40 क्लॉक। जो मल्टीप्लाई उसमें 2 लगे हैं तो 4 मल्टीप्लाई आए हैं, तो मैं 4 और ऐड कर लेता हूं, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 44। बताओ ये मैथ समझ आती है क्या? उस केस में टोटल खर्चा हो जाएगा 44। खैर अच्छा क्वेश्चन था, 2021 होने के लायक था। अब इसको कितने लोग सॉल्व करके आए होंगे रियलिटी में ये मुझे नहीं पता। यस ओके। अब यहाँ पे जो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, एक बार जरा इनको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। हालांकि इनका एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आ रहा है वो आपने देखा, बट कोई बात नहीं। ये 1-2 पॉइंट जरा मैं जल्दी से कवर करा देता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चंस और पेंडिंग है जो भी आज मैंने चेक किए, उनको भी फिगर आउट करेंगे। ये देखिए, डेटा हजार्ड्स occur when the instruction that exhibit data dependency modified data in different stages of pipelining and the hazard cause delay in the pipelining। बेसिकली बस ये बताना चाह रहे हैं कि डेटा डिपेंडेंसी की वजह से वो करेंगे। वो बेबी क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है, मासूम प्यारा सुंदर छोटू बाबू क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है। मैंने अभी बोला ना 2 क्वेश्चन पेंडिंग है और वो करेंगे, बट क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड है तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं। अच्छा आप लोग इसलिए उत्साहित है कि सर वो कर देंगे हम, इसलिए सर आप पढ़ाते कुछ और बोलते कुछ और। ऐसा मैंने क्या कुछ बोल दिया भाई? मैंने कब बोला कि पेट्रोल 50 रुपए होगा? मैंने बोला ऐसा? पढ़ते कुछ और बोलते कुछ और। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। द पॉइंट इज पढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि क्या लिखने की वो कोशिश कर रहा है, isn't it? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे पता नहीं कॉमिक्स पढ़ी है आप लोगों ने बचपन में, है ना? तो कॉमिक्स में मुझे लगता है 70 to 80% स्टोरी तो इमेजेस देख के समझ आ जाती है, तो पढ़ने का मन बताओ ये बात फैक्ट है क्या? आपने भी ऐसा किया होगा ना, कुछ पढ़ना स्किप कर दिया होगा, यार वो समझ ही आ रहा, उसने उसको मारा, उसने उसके ऊपर पत्थर फेंका, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऐसा हुआ लाइक दिस। और न्यूज़पेपर, ये बात भी सही है, बहुत सारे लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बस इमेजेस देखते हैं, इमेजेस देख के अंदाजा लगा लेते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं, इमेजेस देखते बस हो गया। जी हाँ, और वो मेरे को पता नहीं बट वो फैक्ट है, दिखाते हैं ना कि जब हम कोई वर्ड एग्जैक्टली पढ़ते भी हैं तो क्या हम पूरा पढ़ते हैं या फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट पढ़ते हैं? वो देखा आपने, वो एक टेस्ट आता है। यस 90% रीडिंग हम सिर्फ अजम्पशन पे कर रहे होते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो बहुत ज्यादा तो भी क्या हम उसको सही पढ़ते हैं? जी हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो भी सही पढ़ेंगे। खैर, तो पढ़ने पढ़ाने की बहुत सारी बातें हो गई। डेटा हजार्ड होता क्या है आसान भाषा में? आपको सच में ही अब तक नहीं समझ आया कि डेटा हजार्ड होता क्या है? मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई, मैं क्वेश्चन कैसे समझ आ गए? ये कह रहा मुझे डेटा हजार्ड नहीं समझ आया बट क्वेश्चन समझ आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन रट लिया आपने। खैर चलिए, मैं यहां पर लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू, या ABCD में, या चलो x में करते हैं, ऐसा करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 into x। ये एक इंस्ट्रक्शन है, बताएं किसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? अच्छा मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मुझे यही तो बताना भी, वैल्यू के साथ यही बताना यहाँ पे एग्जांपल के साथ। अब समझिए डेटा हजार्ड क्या होता है। तो सर 3 तरह के डेटा हजार्ड्स हो सकते हैं, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड एंड राइट आफ्टर राइट। यस, मैं यही समझा रहा था ना, फिर मैं भूल गया, तो मैं इसी के साथ समझा देता हूं, मेरा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 इंस्ट्रक्शन है, पहले बात कर रहा हूँ रीड आफ्टर राइट की। 2 इंस्ट्रक्शन है,
R1 प्लस R3 ये दोनों मिलकर अपना रिजल्ट ऐड करके किस में स्टोर कर रहे हैं, R2 में। और आई इंस्ट्रक्शन जो है R2 और R3 को रीड करके किस में रिजल्ट स्टोर कर रहा है, R4 में। तब आप मुझे एक बात बताएं, क्या पहली इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो जाना जरूरी है? हाँ, जब तक आई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप ये जो जे इंस्ट्रक्शन है ये R2 की सही वैल्यू रीड कर पाएगी क्या? नहीं, ये R2 की पुरानी वैल्यू रीड कर लेगी। एक डिपेंडेंसी है ना, एक डिपेंडेंसी है। वेरी गुड। तो अब यहां पर मैं लिखूं, ये जो लिखा हुआ है, अगर जे ट्राई करता है R2 को रीड करने का जिससे पहले आई ने उसको लिखा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, नाउ दैट इज अ डेटा हजार्ड। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड रीड बिफोर राइट, सॉरी रीड आफ्टर राइट। तो हम कह रहे हैं कि पहले लिख लेने दो भाई, उसके बाद राइट करना। आई क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन आई क्या कह रहा है, मुझे R2 की वैल्यू पहले लिख लेने दो, जैसे उसके बाद रीड करना। अगर जल्दबाजी करोगे तो पुरानी वैल्यू ही रीड कर लोगे, यस और नो? अगर जल्दबाजी करोगे तो पुरानी वैल्यू ही रीड कर लोगे। बिल्कुल वही बात है। अच्छा इधर आ जाइए, हाँ वही कंसेप्ट है। इधर आ जाइए सर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? भाई इतना सारा डिस्कशन करने के बाद, ये सब ऑब्जर्वेशन करने का, ये मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? इसका भाई साहब या तो आप स्टॉल लगा लीजिए, आप वेट करिए, या तो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग करिए। सब पढ़ तो लिया यार हमने, हे भगवान। कोई बात नहीं, यहां देखिए आई और जे दो इंस्ट्रक्शन है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, R1 प्लस R3 ये मिलकर किस में राइट कर रहे हैं, R3 में, है ना। और RJ और R5 मिलकर किस में राइट करना चाहते हैं, R4 और R5 मिलकर R3 में। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए, क्या पहले I3 का कंप्लीट होना जरूरी है उसके बाद जे काम करे, I का कंप्लीट होना जरूरी है उसके बाद जे काम करे? हाँ, वो क्यों? जे को इतना चुल्ला मचा हुआ है, इतनी जल्दबाजी में जे है, अगर जे ने पहले कर दिया काम कंप्लीट तो क्या वो R3 की वैल्यू को अपडेट कर देगा? हाँ। और अगर उसने गलती से R3 की वैल्यू को अपडेट कर दिया तो इंस्ट्रक्शन आई को R3 का नया वैल्यू चाहिए था कि पुराना? उल्टा है इस बार भाई, उसको पुराना वैल्यू चाहिए था। आपका नंबर उसके बाद था, आपने उसे पहले अपडेट कर दिया, तो हो गया काम, गड़बड़ वैल्यू रीड कर लेगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? यस। सो ये उल्टा हो गया, दैट इज, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, रॉ। दैट इज रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड। फिर ये बोलेगा देख कुछ रहो पढ़ कुछ रहो, दैट इज राइट आफ्टर रीड। क्लियर है पॉइंट सभी को? ओके अच्छा ये देखिए, ये राइट राइट क्लैश की तरह, बिल्कुल डेटाबेस की तरह। ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, आई और जे, ये दोनों अलग अलग डेटा पे तो काम कर रहे हैं, बट सेम डेटा पर राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम डेटा पर राइट कर, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, राइट क्लैश या लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। अब यहां पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले किसको राइट करना और बाद में किसको करना है? पहले आई को राइट करना है, बाद में जे को करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम में आखिरी वैल्यू किसकी हो। वेरी गुड, हम चाहते हैं सिस्टम में आखिरी वैल्यू जे की हो। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ऑब्जर्वेशन आप समझ पा रहे होंगे, ये मानेगा नहीं, ये मान जाएगा ना, ये नहीं मानना। अगर बाई चांस जे ने पहले काम कर दिया तो क्या बाद में आई उसके रिजल्ट को ओवरराइट कर देगा? अगर जे ने पहले काम किया तो क्या आई उसके रिजल्ट को ओवरराइट कर देगा? जी हाँ। और अगर आई ने ओवरराइट किया तो फिर कहानी आप जानते हैं, सिस्टम में उल्टी वैल्यू चली जाएगी। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? जी हाँ। तो ये खैर अलग अलग डिटेलिंग थी, बट क्या एग्जामिनर का इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स में कोई खास इंटरेस्ट होता है? जी नहीं।
यहां से प्योरली न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जिनका टेस्ट आप ऑलरेडी ले चुके हो। एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, एक कंडीशंस है, जरा इनको एक बार और ऑब्जर्व कर लीजिए। फ्लो डेटा डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी, आउटपुट डिपेंडेंसी। मैं चाहता हूं इसको जरा एक बार आप ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ट्राई करोगे एक बार? इसको थोड़ा मैं सेग्रीगेट कर देता हूं, एक साथ शायद समझ नहीं आएगा आपको, सॉरी। एक बार जरा पढ़ना पूरी बात, देखते हैं कुछ आपको भी डायरेक्टली समझ आता है कि नहीं। अभी देख लेते हैं। ओके, देखो पहला कंडीशन क्या लिख रहा है। वी से दैट instruction S2 depend on instruction S1 when the following this following condition is called Bernstein condition। अब यहां देखिए क्या बोल रहा है ना, O मतलब आउटपुट, I मतलब इनपुट। कह रहा है अगर आउटपुट S1 का और इनपुट S2 का इंटरसेक्शन है, यानी कि बेसिकली इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग कॉमन बिटवीन देम। आउटपुट S1 का इज गोइंग इनपुट, तो इसका मतलब देयर इज अ डेटा डिपेंडेंसी लाइक दिस। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, फ्लो डेटा डिपेंडेंसी लिख भी रहा है कि S1 का जो रिजल्ट है वो S2 में एज ए इनपुट जा रहा है, यस और नो? S1 का रिजल्ट S2 में एज ए इनपुट जा रहा है ना? तो अगर इन दोनों के मान लीजिए लेट मी से इनका इंटरसेक्शन आ रहा है X, इस बात का मतलब क्या है? इनका इंटरसेक्शन आ रहा है X, इस बात का मतलब क्या है कि S1 X पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और S2 X पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, यस और नो? तभी तो X S1 से आउट और S2 में इन है। ये बात समझ आ रही है कि मुझे बताओ? S1 X पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और S2 X पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, S एक इंस्ट्रक्शन है, S2 एक इंस्ट्रक्शन है, X S2 से बाहर निकल रहा है तो S2 के आउटपुट पे है और S2 में इनपुट जा रहा है, इसलिए दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन आया। तो यही एज यहाँ पे बता रहा है, S1 राइट्स आफ्टर समथिंग रीड बाय S2। अब अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी क्या, मुझे बताइए? तो S1 को पहले राइट करना है कि बाद में? S1 को पहले राइट करना है सर, और S2 को बाद में रीड करना है। जरा सेकंड देखिए, अब ये वही उल्टा कहानी है। इनपुट ऑफ S1, ये एज मेरे ख्याल से गलत हो गई यहाँ पे, ये 2 to 1 होना चाहिए। इनपुट ऑफ S1, वही जो पहले तीनों चीजें हमने लिखी वही यहाँ पे लिखी हुई है। इनपुट ऑफ S1 इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ S2, तो यहाँ डेटा किधर से किधर जाएगा? यहाँ 2 to 1 जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? एंटी डिपेंडेंसी, उल्टा। S1 रीड समथिंग बिफोर S2 ओवरराइट्स, तो कायदे से पहले S1 को पढ़ना है, उसके बाद S2 को लिखना है। अगर उसने जल्दबाजी कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। अनन्या पूछ रही है S1 राइट कर रहा है, उसका वैल्यू S2 रीड कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ। और आखिरी केस, ये भी राइट कर रहा है, ये भी राइट कर रहा है। ये मैंने कॉमन मार दिया क्या? तो यहां पर दोनों के दोनों राइट कर रहे हैं। ये बेसिकली तीनों की तीनों सेम बातें हैं जो यहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो पहला डिपेंडेंसी आपने पढ़ा
वो फ्लो डिपेंडेंसी ही था, जो दूसरा था वो एंटी डिपेंडेंसी था, जो तीसरा है वो आउटपुट डिपेंडेंसी है। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो बताएं, कमेंट करना चाहते कमेंट करके बताएं, आवाज से पूछना चाहते हैं, बोल के पूछना चाहते हैं, बोल के पूछे। स्वागत है आपका। सर एक वरी डेटा डिपेंडेंसी रिपीट कर दें प्लीज। डेटा डिपेंडेंसी, देखिए मैं दोबारा वही लिख रहा हूं इसमें, इसलिए मैंने क्यों डिस्कस किया। आपको बुक में देखे पढ़ेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या बवाल लिख दिया। भाई कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। चलो इसको ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए। वैसे आप मुझे बताएं, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है? पहले मुझे बताएं, ये डायग्राम नजर आ रहा है? ठीक है, इस डायग्राम का मतलब बताओ क्या है? इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है आपको? इस डायग्राम को देख के क्या समझ आ रहा है? S1 X को प्रोड्यूस कर रहा है और S2 X को यूज कर रहा है। चाहो तो उसको बीच में बना देता हूं ऐसे। तो S1 जो है वो X पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और S2 जो है वो X पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ये बात समझ आती है? यस। तो अब इस बात को राइट या रीड ना लिख के वो कहता है कि जो आउटपुट है S1 का, अब S1 का आउटपुट कौन है? S1 का आउटपुट है X, और जो इनपुट है S2 का इनपुट भी क्या है? X। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा सर, तो इंटरसेक्शन फाई आएगा कि X आएगा? इंटरसेक्शन X आएगा। अगर या इस बात को ऐसे छोड़ दीजिए, X भी मत बोलिए, मुझे बताइए फाई आएगा या नॉट इक्वल टू फाई आएगा? ऐसे बताइए। हमारे केस में X की वजह से फाई आएगा कि नॉट इक्वल आएगा ना? नॉट इक्वल फाई का मतलब है कि कोई डिपेंडेंसी है। अगर पहले का आउटपुट और दूसरे का इनपुट फाई आ जाए, इस बात का मतलब क्या हुआ? कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इजंट इट? पहला इंस्ट्रक्शन X की वैल्यू लिख रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन P की वैल्यू पे काम कर रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। तो आप इसका आउटपुट और इसका इनपुट देखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन फाई निकलेगा। बट यहां पर इंटरसेक्शन फाई नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसका मतलब डिपेंडेंसी है। तो आप मुझे बताओ, अब देखो इधर देखो, यहां हमने कोई अलग बात कह दी थी क्या? अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इंस्ट्रक्शन आई का आउटपुट क्या है और बताओ इंस्ट्रक्शन जे का इनपुट क्या है? अबे सेम ही तो है R2। तो फिर वही तो डिपेंडेंसी, कोई नई बात थोड़ी कह रहा है ये। उस बात को, जैसा अभी कौन आदित्य बोल रहा था, फॉर्मूला बाजी करके लिख दिया, आप मेरे पीछे पड़ गए कि ये क्या है। वो भाई सेम बात है यार, कोई नई बात नहीं है। बताइए, बात समझ आती है क्या? सिमिलरली आप मुझे पूछेंगे एंटी क्या है, तो भाई ये देख लो, ये देख लो, एंटी भी उल्टा है। यहां पे क्या था कि हम चाहते हैं कि पहले आई काम कर ले, क्योंकि अगर गलती से जे ने पहले काम कर लिया तो क्या वो आई का इनपुट चेंज कर देगा? हाँ, उल्टा हो रहा है। जे गड़बड़ घोटाला करके अपना आउटपुट इसको जबरदस्ती रीड करा रहा है। वो यहां पे लिखा है S1 के इनपुट में S2 का आउटपुट पहुंच रहा है। ये तो ब्रह्म अपराध कर दिया इसने, ये तो ब्रह्म अपराध है। यस और नो? जिसका काम बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दे रहा है, तो गड़बड़ होगा। ये फिर आखिरी वाली बात ही, यहां दोनों का आउटपुट क्लैश हो रहा है, यहां भी यही लिख रहा है, यहाँ दोनों का आउटपुट क्लैश हो रहा है। तो सर ये कंडीशन कुछ और नहीं, सेम कंडीशन है, बस उसको तेरा अलग तरीके से जरा सजा के, जरा स्टाइल के साथ लिख रहा है। अभी क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैं अब आपसे, अच्छा वो जो बेबी क्वेश्चन आपका रहता है, कहाँ गया वो बेबी क्वेश्चन? ये रहा बेबी क्वेश्चन ऊपर। क्या, ये मत पूछना, बहुत खतरनाक बात है।
ये बेबी क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? कैसे एक ही तो क्वेश्चन सॉल्व किया, तब आप पूछ नहीं रहे हो। अच्छा, क्या बोल रहा है? इट्स अ 5 स्टेज पाइपलाइनिंग, 5 स्टेज का पाइपलाइन है जनाब। तो डिलेज भी होंगे, कैसे होंगे, वैल्यू के साथ ऑब्जर्व करेंगे। आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं? 17,160 nanoseconds. Okay, so a 5 stage pipeline, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5। यहाँ पर 150, यहाँ पर 120, यहाँ पर 150, यहाँ पर 160 and यहाँ पर 140। The resistor that are used between the pipelining stage have the delay 5। 5 और ऐड कर लो भाई साहब। अब ये तो पुराना पैटर्न है, so that becomes 155, that becomes 125, 155, 165, 145। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे? विल बी कंसीडरिंग 165, पुरानी अंडरस्टैंडिंग है। टोटल कह रहा है, टोटल टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन द पाइपलाइन assuming that there are no pipeline stalls। इंडिपेंडेंट बोला तो स्टॉल हम मानेंगे नहीं। तो कैसे इसको ऑब्जर्व करना चाहिए? फॉर्मूला आपके पास है m प्लस n माइनस 1। एक मासूम सा फॉर्मूला आपने किया है। नितिशवा देखो कितना मासूम क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने मार्क्स का है बताओ? क्यों पूछा इसने? उसको लग रहा है यही तो मिलना है मुझे, अब ये एक नंबर का ना हो। तो मुझे लग रहा है ये एक ही नंबर का रहा होगा। खैर, सो 5 स्टेज पाइपलाइन, 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल जो टाइम लेंगे वो लेंगे 165 एज एन एवरेज। तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी 5 प्लस 99, दैट इज 104 इंटू 165। मैं मान रहा हूं कि आपने सही कैलकुलेशन की होगी। कितना बता रहे थे आप? 17,160 नैनोसेकंड। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है बात सभी को? एक और क्वेश्चन ट्राई करो, करोगे? ये क्वेश्चन आई डोंट नो कैसे मिस हो गया पहले। ये देखो, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। ये पहले हमने मिस किया। आज स्पेशल क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रही थी, तब मुझे को याद आया यार ये मिस हो गया। 14 का है। अच्छा, जिसका भी होगा 14 का 15 का, ठीक है। अभी ये आप लोगों ने पहले ट्राई किया कि नहीं किया? आपने भी नहीं किया होगा। किया क्या? नहीं किया। टाइम लो, इसे सॉल्व करो भाई, टाइम लगेगा इसमें। बहुत सारी बातें इसने घुमाई हैं बट मुश्किल नहीं है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत पसंद आया मुझे ये मैंने आज ही ऐड किया है। इसको जरा ऑब्जर्व करिए। टाइम कम पड़े मुझे बढ़ाइएगा बट सरेंडर मत करिएगा। अगेन जैसा करते ना, क्या डेटा मिसिंग है, क्या डेटा निकालेंगे, इस तरह से वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन ऑब्जर्व करते जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कॉलेज बंद कराऊं, उसमें बम फुड़वा दूं, कैसे करूं मुझे बताओ? अभी ये भी तो सोचो, डिग्री तो आपको कॉलेज ही देगा, इजंट इट?
कुछ बात समझ आ रहा है या बहुत ही मुश्किल लग रहा है? कोई बात नहीं, ट्राई करो, थोड़ा सा सोचोगे तो कुछ समझ आने लगेगा। थ्री गीगाहर्ट्ज, ओके। सर आप सुपारी की मिनिमम अमाउंट क्या है एक की देनी है, मतलब आप सोच रहे कि मैं सुपारी लेता हूं? ये मैंने कब बोला है? यार ये मैंने न्यूज सुनी तो है, बट क्या भाव में बिका? 60,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं, 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन उन्होंने बनाई थी। मैंने आगे फॉलो नहीं की न्यूज। यस, तो क्या अभी अलॉट हो गया? अलॉटमेंट अभी नहीं शुरू हुआ? चलिए 16 से होगा। फिर वही बात है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, शेयर मार्केट में अगर कोई बहुत अच्छा करेगा तो एक साल में कितना परसेंट पैसे बनाएगा जेन्युइनली? ये तो अपना दुख बोल दिया भाई ने। देखिए बैंक में रखेंगे तो 4%, 5%, 6%। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा आपकी किस्मत चलेगी तो 15%, 20% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं ऑन एन एवरेज। यस, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर 1,000 रुपए आपने जमा किया और 15% मिला तो कितना बैठता है 1,000 का 15%? 150 रुपए, है ना? 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा और क्या मिलेगा? शेयर मार्केट में जेम्स बॉन्ड बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पैसा होना चाहिए। तो अगर आप 1,000 रुपए लगा के बहुत अच्छा काम किए तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहले आप पैसे कमाइए, उसके बाद पैसा लगाइएगा। यस। आपको सच बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने जो लगाया था वो भी बेच दिया। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं आपसे, ये ब्लर क्यों हो गया? आप लोग जानते हैं मैं झूठ बोलता हूँ क्या कभी आपसे? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने जो लगाए हुए थे वो भी बेच दिए मैंने, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो बना रहा हूँ ना, तो बाद में फिर कमाएंगे धीरे धीरे, लेकिन उसमें बहुत खर्चा भी हो रहा है, इस वजह से मैंने बेच दिया। यस। चलिए अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, आप दिखते नहीं हो कहाँ शेयर मार्केट में? कहाँ देखना चाहते हैं आप मुझे? अच्छा, दिखाते नहीं हो यार, उसमें मेरी रोज ही मैं सोचता हूँ, चलो अभी कुछ उसमें लाइक काम चल रहा है। चलिए इधर आइए, पहले वैल्यू देखते हैं। कहता है कंसीडर टू प्रोसेसर P1 एंड P2 एग्जीक्यूटिंग, अब ये इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, तो यानी कि दोनों के दोनों क्या सेम इंस्ट्रक्शन सेट, सेम प्रोसेसर से? हाँ, फंडामेंटल आइडिया दोनों का सेम है।
assume that under identical conditions for the same input a program is running on P2. ओके तो क्या दोनों के ऊपर सेम प्रोग्राम रन हो रहा है? मुझे एक एक करके बताते चलिएगा वरना कंफ्यूजन होगा। क्या दोनों के ऊपर सेम प्रोग्राम रन हो रहा है? जी हाँ, पर कहता है P2 टेक 25% लेस टाइम। ओवरऑल P2 जो टाइम लेगा वो 25% ज्यादा है कि कम है? वो 25% कम है, बट एनक्योर 20% मोर सीपीआई, यानी कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन उसका 20% ज्यादा है। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन ज्यादा होने के बाद भी टाइम उसका कम है, इसका मतलब है शायद जो P2 है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होगा, ज्यादा स्पीड से काम कर रहा होगा, इजंट इट? और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कह रहा है कि सीपीआई ज्यादा है फिर भी 25% कम है, तो इसका मतलब उसका ये ज्यादा तो है। अब कैसे देखते हैं? एज कम्पेयर टू अ प्रोग्राम रनिंग ऑन P1 इफ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 इज 1 गीगाहर्ट्ज। अच्छा बता भी दिया, कह रहा P1 का 1 गीगाहर्ट्ज है, तो बताओ P2 का कितना होगा? एक बात तो तय है कि 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? 1 से ज्यादा होगा। कितना होगा, कितना ज्यादा होगा वो देखना है। अब यहां पर भी रेशो, प्रोपोर्शन, जितने वेरिएबल हैं वो देखना पड़ेगा, फिर मैचिंग करनी पड़ेगी। लेट मी गो वन बाय वन। पहले आप मुझे बताओ, मैं पहले P1 प्रोसेसर को मान रहा हूं। एक प्रोसेसर कितना ओवरऑल टाइम लेता है ये तो आपने पहले भी कैलकुलेट किया है। प्रोसेसर कितना टाइम लेता है रन करने में? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बताई नहीं तो एवरेज ही मान के चलना है। तो मैं ऐसे लिखना, 1 टाइम लेता है। एक एक करके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं मान लूं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो देखना पड़ेगा ना। लेट मी से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज I1, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई बाय phases, number of cycle per instruction, number of cycle stages जो होता है ना। तो let me say पहले के अंदर stages हुए M1 stages per instruction। तो ये क्या निकल गया ओवरऑल मुझे बताओ? ये ओवरऑल क्या निकला? ये निकल गया नंबर ऑफ क्लॉक्स। यस और नो? ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? दिस इज नंबर ऑफ क्लॉक्स, और नंबर ऑफ क्लॉक्स को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? नंबर ऑफ क्लॉक्स को मल्टीप्लाई करूंगा टाइम ऑफ ईच क्लॉक, टाइम ऑफ ईच क्लॉक। तो यहां मैं आपसे पूछ लेता हूं, टाइम ऑफ ईच क्लॉक लिखूं या 1 बाय फ्रीक्वेंसी लिखूं? एक ही बात है ना। ये चलो पहले टाइम ही लिखता हूं, टाइम ऑफ ईच क्लॉक। वो 1 गीगाहर्ट्ज से वो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहले मुझे बताएं, ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ओवरऑल टाइम, इसे भी बल्कि T1 लिख देता हूं। ओवरऑल टाइम में कितना लूंगा? उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना होगा, यहाँ लिंक के ऊपर है ना। आप मेरी प्रोफाइल नहीं, रुको मैं करता हूं इसका इलाज। उसके लिए आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, यहां पर इस तरह से आपको कोर्सेज नजर आएंगे। उसमें कहा है भाई, दिख रहा है क्या कहीं TOC? ये देखिए, ये तीसरे नंबर पे आपको TOC का कोर्स नजर आएगा। इस पे क्लिक करिएगा, यहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यस, और फिर उनको एक एक करके कंबाइन करना आपको पड़ेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा, उनको बाद में आप कंबाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच। मैं कहाँ था? वेयर वाज आई? ये क्वेश्चन पे था मैं। हाँ, तब आप नहीं, इस पे नहीं था भाई, इसके भाई पे था। हाँ, तो बोल रहा हूँ पहला प्रोसेसर ओवरऑल कितना टाइम लेगा? वो होगा उसके पास ओवरऑल कितनी इंस्ट्रक्शन उसे रन करनी है, कितने स्टेजेस है, एंड मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आई एम सॉरी, नंबर ऑफ स्टेजेस ले लिया तो ये तो हमने फिर उसको नॉन पाइपलाइन मान लिया, इजंट इट? ये बात सही है। तो यहां सही बात है, हमें लिखना चाहिए CPI। आप लोग सही बोल रहे थे, आई एम सॉरी। हमें लिखना चाहिए CPI, और CPI 1 लिख देता हूं, CPI 1 अभी ठीक है। नहीं, CPI 1 होगा ना ऐसा मान सकते हैं क्या? नहीं, इस क्वेश्चन को देख के समझ आता है CPI 1 हो, गारंटी नहीं है क्योंकि उसकी तो 20% ज्यादा है। तो देख लेंगे क्या है।
क्या हर क्वेश्चन में सीपीआई 1 होती है क्या? नहीं, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन इधर आ गई। सिमिलरली अगर मैं दूसरी तरफ T2 को आपसे पूछो तो T2 की कैसे चलेगी? T2 बोलेगा मेरे पास I2 है, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मान लीजिए सीपीआई होगा 2 एंड देन मल्टीप्लाई करेगा वो किससे? टाइम T2 से। ये दोनों बातें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अब इनमें कुछ कुछ वैल्यू मैनेज करके मुझे कहां तक पहुंचना है अभी वो भी समझा देता हूं। अगली स्टेज पे अगर मैं इसको लिखूं विद योर परमिशन, तो टाइम जो ये लेगा दैट इज, यहां लिखता हूं I1, यहां लिखता हूं CPI 1। अब मैं इसको टाइम को लिख सकता हूं 1 बाय फ्रीक्वेंसी, टाइम इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो मैं अब यहां पर इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लिख देता हूं, यानी कि डिनोमिनेटर में ले आता हूं। और ये पता नहीं मैंने क्यों प्लस लिख दिया, ये मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। फॉलो कर पा रहे हैं? सिमिलरली इधर भी T2 कितना टाइम लेगा? टोटल इंस्ट्रक्शन जितने हैं उतना लेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो सीपीआई होगा 2 का डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। यहां तक की बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अब जो डेटा मेरे पास है उस डेटा को एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं विद योर परमिशन। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 1 गीगाहर्ट्ज गिवन है? ये तो हमने पहले इक्वेशन बना ली, फिर 1 बाय 1 अब मैं देखता हूं मेरे पास है क्या, मेरे हाथ में क्या है। F1 का फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज गिवन है, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ये कह रहा है 20% मोर। तो मुझे एक बात आप ये बता दो, अगर मैं आपसे कैसे बोलूं 20% मोर बोल रहा है ना, अगर मैं क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 को क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन 1 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 1.2। क्या ये भी मेरे पास है? मुझे बता दो मैं गलत कर रहा हूं तो। अच्छा, दूसरी बात कह रहा है कि कौन कम टाइम ले रहा है? अ रनिंग प्रोग्राम P2 टेक्स लेस टाइम। ओके, ये कम टाइम ले रहा है। और कितना परसेंट? 25%। वेरी गुड। तो इफ आई, अच्छा ये तो टाइम लिखना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। तो अगर मैं क्या लिखूं? T2 डिवाइड बाय T1 करूं, 25% लेस 3/4, यस, दिए हो जाएगा 0.75। सही बात है। ये कुछ कैलकुलेशंस में अलग से आपके सामने रख रहा हूं, अगर कहीं गलती करूं तो मुझे बताइए। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, एक बहुत बड़ा टर्नओवर करूंगा, जहां कुछ गड़बड़ हो बताइएगा। कैन आई डू एक इक्वेशन को दूसरे से? कैन आई डू लाइक दिस? T2 डिवाइड बाय T1, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल्स टू, पहले T2 की बात लिख लेता हूं, I2 into CPI of 2 divided by F2 again divided by I1 into CPI of I1 divided by F1. Can I go like this? ये बात फॉलो कर, हाँ जो इक्वल होगा अभी कर लूंगा, डोंट वरी, जो इक्वल होगा उसको क्रॉस चेक कर लूंगा। ऐसा तो लिख सकता हूं ना, पहले मैं इन दोनों अंडरस्टैंडिंग को मिला लेना चाहता हूं, ठीक। नाउ विद योर परमिशन, विद योर, आप जानते हैं दिस इनटू दिस रेशियो प्रोपोर्शन में T1 by T2 by T1 की वैल्यू पहले से आपको पता है। नाउ दिस इक्वेशन टर्न आउट टू बी 0.75 I2, मुझे तो मजा आता है इनके साथ खेलने में, CPI T2 और मल्टीप्लाई बाय F1 डिवाइडेड बाय I1 मल्टीप्लाई बाय CPI1 मल्टीप्लाई बाय F2 विद योर परमिशन। नाउ आपके परमिशन से कैन आई कट दिस, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो सेम है दोनों में। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू पहले से आपको पता है? नहीं पता क्या? पता है ना सर, 1.2। तो विद योर परमिशन 7.5 इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय F1 बाय F2। आपको F1 की वैल्यू भी तो पता ही है पहले से। व्हाट इज F1? दिस इज नथिंग बट 1 गीगाहर्ट्ज। सो F2 का वैल्यू क्या होगा? F2 का वैल्यू होगा 1.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.75। 1.2 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.75 कहने का मतलब अर्घम निर्पामति स्वाहा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.75 टर्न आउट टू बी 1.6।
1.6 इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी 1.6। हे भगवान, टाइम ज्यादा लगा मैच करने में, लेकिन एक बार इक्वेशन पे ले आए तो फिर पकड़ में आ गया। अब मुझे बताइए, पूरा आइडिया देखिए, ऑब्जर्व करिए, बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एग्जाम में आया तो नहीं करूंगा। हमारे यहाँ कहावत है, गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर दे। अबे होना तो है नहीं, कम से कम ये तो कह दो करूंगा। अभी से मना कर रहे हो है? कम से कम अभी तो बोल दो कि करूंगा। नेता जो होते हैं वो काम करते कि नहीं करते? नहीं करते, बट कम से कम वादा तो करते हैं भाई। सपना तो दिखाते कि नहीं, ये होगा वो होगा। आप तो सपना भी नहीं देख रहे। दूसरे मेथड से बन जाएगा भैया। इक्वेशन है, मेथड का मतलब नहीं होता कुछ भी। अल्टीमेटली जितने सारे वैल्यूज हैं उसमें से कुछ काम करेंगे, बाकियों की वैल्यू आप भरेंगे, एक वेरिएबल बच के आएगा, वो आपको निकालना है। आप इसे जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व कर लो। मेरा प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मेरा जो इंटेंशन होता है वो होता है कि उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम में सॉल्व करूं, या आप सबको समझ आए। समझ आए। मैं 5 into 4 लिख दूं 20 हो गया आंसर। आप मुझसे पूछ लेते 20 कहां से आया, तो मैं इसमें फिर और जल्दबाजी कैसे करूं? Isn't it? खैर देखो, मैंने पूछा दोनों में T1 कैसे लिया? सेम। T1 नहीं लिया, T2 और T1 लिया है। कहाँ T1 लिया मैंने? टाइम की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का टाइम है, ये इसको स्मॉल टी कर लो। और बताओ, ये सिर्फ एक क्लॉक का टाइम है, जबकि वो टोटल टाइम है। जो राइट हैंड साइड पे टी है वो सिर्फ एक क्लॉक का टाइम है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम है। ये क्वेश्चन क्लियर है अभी? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जो टॉपिक मुझे पहले थोड़ा सा इनिशिएट करना था, अब हमें बात करनी है किसके बारे में? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। हालांकि बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें से कुछ आइडियाज हमने डिजिटल में तो खैर बहुत डेप्थ में पढ़े हैं, यहाँ पर उतनी डेप्थ में जाने की अपने को जरूरत नहीं है, बट कुछ बेसिक आइडियाज हम डिस्कस करेंगे। फिर आप मुझे बताइएगा उसमें से कितनी बात किस किस तरीके से आप फॉलो कर पा रहे हैं। यस, तो आप मुझे एक बात बताएं पहले तो, ये जो पूरा कंप्यूटर है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ। डिजिटल में इस बात को मैं डिटेल में बताता हूँ। जो पूरा कंप्यूटर है इसकी कहानी स्टार्ट होती है बूलियन अलजेब्रा से। कहां से कहानी चालू होती है? जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो आज तक सेम है ना। इसकी कहानी स्टार्ट होती है बूलियन अलजेब्रा से, जहां पे क्या जॉर्ज बूली को ये पता था
कि बाद में कंप्यूटर बनेगा, करंट आएगा, ये मैथमेटिकल रूल्स, ये आइडियाज कहाँ यूज होंगे? नहीं, उनको आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मैथमेटिकल सिस्टम लिखा था। यस और नो? इस कहानी में साथ साथ चलिएगा, जहां कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा। यस, ओके। स्टेप नंबर टू, इस कहानी में एंट्री होती है 1854 लगभग, अराउंड 80 इयर्स आफ्टर एलन ट्यूरिंग की। अब एलन ट्यूरिंग ने 1936 में प्रपोज की ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन की क्या खास बात थी? ट्यूरिंग मशीन को इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों देते हैं? बिकॉज एलन ट्यूरिंग ने पहले तो ये विजुअलाइज कराया नंबर कितने इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में क्या अलग अलग किस्म का डेटा होता है, मुझे बताओ। हाँ, कंप्यूटर की तरफ से बात करें, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, पता नहीं क्या क्या है। बट एलन ट्यूरिंग ने ये विजुअलाइज किया कि दुनिया के हर इंफॉर्मेशन को पहले तो नंबर में ट्रांसलेट किया जा सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली, नॉट ओनली नंबर, ओनली इन बाइनरी, सिर्फ 0101 में भी हैंडल किया जा सकता है। यस और नो? बाबू सोना का फोटो, जी हाँ, उसे भी। वैसे अगर आपके पास कोई फोटो है, आप तो कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं, आपको सब में बांटना चाहिए फोटो भी। आप ये भी बोल रहे थे कि एग्जाम मिलके देंगे, नहीं, उस पे सिर्फ आपका अधिकार कैसे हुआ? खासकर गरीबों को। अब आया लड़का पकड़ में। एक हमारे टीचर थे, बचपन में यही समझाते थे, प्रॉब्लम क्या है देश के साथ? पूछेंगे देश किसका है, तो क्या जवाब देते हैं? देश किसका है बताओ? इंडिया किसका है? इंडिया हमारा है ना? घरवाली किसकी है? वो मेरी है। तो भाई देश भी तो तेरा हुआ नहीं? तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब कोई चीज, हमारे यहाँ बोलते हैं क्या, कंट्री वाली को जब कोई चीज होती है उसकी कोई टेक केयर करता है कि नहीं करता? सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, उसकी भी तो है, मैं क्यों करूं? तो ये मत बोलिए देश हमारा, ये बोलिए देश मेरा है। लेकिन उससे सुबीर नाराज हो जाएगा, कहता भाई तुम्हारा सिर्फ क्यों, मेरा भी है, ऐसे। बट खैर, लेट मी कम बैक टू आइडिया। हाँ, 1936 में एलन ट्यूरिंग ने जो कल्पना की नंबर सिस्टम की, और ये समझाया कि सब कुछ हैंडल किया जा सकता है 0101 से। ये बात समझ आती है? लेकिन एलन ट्यूरिंग ने क्या इस पूरे आइडिया को एक कंप्यूटर की शक्ल दी, उसमें इंप्लीमेंट किया? नहीं। तो अगेन, अगर आपको याद हो, डिजिटल में पूरी स्टोरी मैंने आपको समझाई थी, बट यहाँ एक नया पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है। अगली एंट्री आती है क्लाउड शैनॉन की 1938 में, जिनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या इन्होंने पहली बार लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर यानी कि ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश की? सोचिए भाई, कंप्यूटर भी तो ट्यूरिंग मशीन ही है ना। क्लाउड शैनॉन ने ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्यूरिंग मशीन बनाने के दौरान उन्हें यह समझ आया कि मुझे बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब मैं लॉजिक गेट्स पे काम कर पाऊंगा। समझ रहे? एक आदमी ने मैथमेटिकल सिस्टम दिया, एक आदमी ने इमेजिनेशन दिया, और इनको समझ आया अगर इस इमेजिनेशन को इंप्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बूलियन अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। ओके, अब इन्होंने छोटे छोटे लॉजिक गेट्स लिए, कनेक्शन किया, और बेसिक काम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के काम करने चालू कर दिए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंपॉर्टेंट टर्न हुआ कब? जब वन न्यूमैन ने ट्यूरिंग मशीन की एक नई कल्पना की। और ये देखिए स्टोरी बढ़ती जा रही है, हम पहुंच गए 1945 में। इन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया। ये जो डायग्राम है, क्या ये डायग्राम भी एक तरह से ट्यूरिंग मशीन का ही है? जी हाँ, लेकिन इसमें कोई टेप नहीं है, कोई रीड राइट हेड नहीं है। इन्होंने, और आज भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बुक पे पहले पेज पे इस डायग्राम को बनाता है, बिकॉज स्टिल टिल डेट ये डायग्राम उतना ही रिलेवेंट है। यस, तो हमने विजुअलाइजेशन किया
कि इनपुट होगा, आउटपुट होगा, एक प्रोसेसिंग यूनिट होगी, एक मेमोरी होगी, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होगी, प्रोसेसर के अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक होगा, रजिस्टर्स होंगे, ये पूरी आइडिया। 3 मेजर कंपोनेंट विजुअलाइज करा है वॉन न्यूमैन ने। और ये जो कंप्यूटर है इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हालांकि फंक्शनली क्या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ट्यूरिंग मशीन दोनों एक ही बात है? यस, दोनों एक ही बात है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन जिस ओरिजिनल मोड में है, क्या उस ओरिजिनल पैटर्न में वो इस्तेमाल करने लायक है? नहीं। तो उसको एक कंप्यूटर की शक्ल देना इस तरह का नजर आए, ये काम किसने किया है? वॉन न्यूमैन ने। क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं कि यहां से मुझे डिटेल में करना है। ओके, आप पूछ रहे चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? यस, चार्ल्स बेबेज ने ये बनाया था। ये क्या है बताओ? खैर स्टोरी इंटरेस्टिंग है, एक मिनट रुक जाओ। ये तो इसका थ्योरेटिकल मॉडल हुआ ना। ये इसका रियलिस्टिक इंप्लीमेंटेशन है। लुक एट दिस, now that is the realistic implementation. मैं समझाता हूँ कि कैसे कहानी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा समझिए, चार्ल्स बेबेज को इस कहानी में हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि चार्ल्स बेबेज को लगा कि आने वाले टाइम में क्या हम अलग अलग काम करने वाले मशीन बनाएंगे, मैथमेटिकल वर्क करने वाले। यस, लेकिन उन्होंने जो बनाया ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसमें गियर्स होंगे, दिस इज अ कैलकुलेटर। इसका इस्तेमाल करके आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, 2 नंबर डालेंगे टाइपराइटर की तरह। लेकिन ये मैकेनिकल सिस्टम है, और मैकेनिकल सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं या होंगी। यस और नो? यस। तो इसको, अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बचपन में मैंने भी पढ़ा चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, बट दिस इज मैकेनिकल कंप्यूटेशन, ये कुछ हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का आइडिया कौन सा था? ट्यूरिंग मशीन वाला, जिसको बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इंप्लीमेंट कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे ये थ्योरेटिकल मशीन, ये एक्चुअल मशीन। और ये बताओ क्या है? ये देखो लोगों की बदतमीजी, चार्ल्स बेबेज का दिमाग निकाल के रखा हुआ है साइंस म्यूजियम में। भाई का दिमाग निकाल लिया। चार्ल्स बेबेज गुस्से से देख रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बट खैर, तो इनकी कहानी अलग है, इस कहानी को अलग कर देते हैं।
चलिए, मेरे से क्यों पूछ रहे भाई, क्यों? मैंने थोड़ी निकाला है, लगा होगा लोगों को कुछ कि यार बहुत अकलमंद आदमी है, इसके दिमाग को निकाल के स्टडी करेंगे बाद में। वैसे कोई दिमाग ले भी ले कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ले लो, क्या करोगे? वो तो मर गए, अब जो मर गया मर गया, अब उसका क्या कर सकते हैं। आप ये लिख रहे हैं बेचिएगा, हाँ ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। फ्री में तो मुझे पता नहीं, कोई खरीदे तो हो सकता है, मैं भी सोच लूं इस बारे में। सुबीर का तो आपको पता है कहाँ जाना है, गरीबों के पास। चलिए, नाउ लेट्स गो वन बाय वन। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बाद ऑब्जर्व करते हैं। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंप्यूटर आर्किटेक्चर based on 1945 description by John von Neumann. The document described the design architecture of an electronic digital computer using these components. A processing unit that ये तो खैर आइडिया आप इधर ही देख सकते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट है, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स एंड ALU. Now, as far as control unit is concerned, which generate control signals. अभी आगे, अच्छा मजे की बात है, सारी चीजें आने वाली क्लासेस में हमें बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये मान लीजिए दिमाग ही है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डिसीजन, सारे सिग्नल्स कौन जनरेट करेगा? ये मास्टर है, बोल सकते हैं। कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा, कैसे करेगा वो हम सीखेंगे आगे जाके। यस, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या बोल सकता हूं? छोटी छोटी मेमोरी है। रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी रजिस्टर्स, फ्यू इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स आर फॉर प्रोसेसर्स। अच्छा, इसमें कुछ रजिस्टर्स की ड्यूटी हम फिक्स कर देते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर। कोई बता सकता है व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, it holds the address of the current instruction. What is address register? AR. तो खैर मैं आपको एक शक्ल दिखा देता हूं इसकी, क्योंकि बाद में हमें इसे डिटेल में ऑब्जर्व करना है। सर ये देखिए, अगर एक सिंपलिसिटी का आइडिया भी देखूं, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, तो बहुत सारे रजिस्टर होते हैं सिस्टम बसेस में। अभी धीरे धीरे हम हार्डवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी होंगे। ALU, जो भी अर्थमेटिक, लॉजिकल, कॉम्बिनेशनल जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होगा वो कहाँ होगा? वो परफॉर्म होगा ALU में। क्या ये बात समझ आती है? यस। तो ये डायग्राम दिया किसने? जॉन व्यूमैन ने। और फिर लोगों ने धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। इसके बाद की जो जर्नी है, क्या उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है? नहीं। लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग कंपनीज मार्केट में आई, है ना। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये वो फील्ड है, गौर से सुनिएगा इस बात को, ये वो एक्चुअल फील्ड था जहां पे आप बोल सकते हैं अमेरिका ने पूरी दुनिया को टेक ओवर किया। जब तक बात थी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, तब तक यूरोप पीछे नहीं था। लेकिन कंप्यूटर्स में जितना इन्वेस्टमेंट किया अमेरिका ने, उसने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में बहुत हेल्प किया। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। एक और बात, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये काम अमेरिका की सरकार ने किया या प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज ने? यस, पूंजीवादी समाज ने, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने ऐसा किया क्योंकि लोगों को पैसा कमाना था, लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तब ये काम हो पाया। और आज भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका सबसे आगे है, बट अब तो आप लोग मुझे बताने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे मानते हो आप? यस। वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन देता है? गवर्नमेंट कंपनीज देती है, सरकार देती है, प्राइवेट कंपनी देती है? मुझे बताओ। यस, दैट इज द हार्श रियलिटी। बिकॉज उनको कोई फोर्स नहीं है, उनको पता है अच्छा काम करेंगे तो बाजार में टिके रहेंगे, काम नहीं होगा तो मार्केट से साफ कर दिया जाएगा। Isn't it? और ये बात अब आपकी सही है। अब इस फील्ड में क्या हम भी पीछे लग लिए हैं? जी हाँ,
मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं इंडियन मार्केट को लेके। आने वाले 10, 15, 20 साल में, है ना, हमने बचपन में पढ़ा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी 70-80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। लेकिन आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे भारत एक टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, यहाँ पे 80% जीडीपी टेक्नोलॉजी पे निर्भर करती है। बिकॉज आप देखिए जिस तरह से रोज नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम अपना नहीं दुनिया का भी काम कर रहे हैं। अब हमने स्पीड पकड़ ली है, तो इसमें बहुत दिन दूर नहीं जहां पर हम अच्छा पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं पर बहुत अच्छा भी कमा रहे होंगे। America is the root cause behind the exploitation around the world. Who give a shit to it? क्या भारत एक्सप्लॉइट नहीं करता? किसी भी देश की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मुझे बताएं। किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने देश के नागरिकों का हितों का ख्याल रखना, बस इतनी है और कुछ नहीं। अब आप मुझे बताएं अगर हम जाके सऊदी अरब के कुछ इलाके पे कब्जा कर लें और यहाँ पे 30 रुपया लीटर पेट्रोल बेचें, आपको दुख होगा? कैसी बात कर रहे हो? सुबीरी सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके घूमेगा, मजा आया। आप समझ रहे हैं? तो ये सब जो उदारवादी बातें, ये सब फालतू बातें हैं। भारत और दुनिया का हर देश वही एक्शन लेता है, वही काम लेता है जो उसके और उसकी जनता के पक्ष में हो। ये यूएस भी करता है। अच्छा, फिर वही बात है, आप कर लें। हम जैसे बोलते हैं इसने, मतलब हम नहीं बोलते, यार पाकिस्तानी मीडिया बहुत बोलती है हमारे खिलाफ साजिश हुई। भाई आप कर लें, आप में दम है तो नहीं। खैर, तो सर मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, जब जाके रिस्पेक्ट मिलती है, पैसा मिलता है। ये बात फैक्ट है। हो सके आया होगा। चलिए, और इंडिया आज भी आप मान के चलिए 60 to 70% हम कौन है? हम कैपिटलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट है कि सोशलिस्ट है? इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, यस। तो हम अभी भी रॉबिनहुड फिलॉसफी पे काम करते हैं, अमीरों पे टैक्स लगाते हैं और गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, जो कि एक हद तक सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हर किसी को प्रमोट करने के लिए अभी और बहुत सारे कड़े फैसले लेने जरूरी है, क्योंकि वोट बैंक की भी राजनीति होती है। तो पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को खुश करने के लिए उनके गलत काम में भी उनका साथ दे रही होती है ना। अब एक राजा का राज होता तो शायद और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता था। यस, पर चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी को आगे लेके चलेंगे। तो अब जब ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ, तो अब यहाँ पर कंप्यूटर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। दो तरह के कंप्यूटर हैं। कौन कौन से? एक कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड या एम्बेडेड कंप्यूटर। कौन कौन सा? जनरल पर्पस या डेडिकेटेड और एम्बेडेड। और आपकी जिंदगी में क्या दोनों ही है? जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं, क्या ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है? हाँ। क्या इससे कुछ नया भी कराया जा सकता है? हाँ। कैसे? आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं और से कुछ भी नया ऑपरेशन करने का आदेश दे सकते हैं और ये उस काम को करेगा। यस, सो general purpose computer which can perform anything which can be theoretically done by a Turing machine. These computer work on storage program concept. Very good. तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। अच्छा, इस बात को देखिए, आप गौर करिए। मैं आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे लेके जा सकता था, यस और नो? यस, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये बाद में बड़ा हेल्प करेंगे आपको। तो ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इन्हें क्या करना है ये इन्हें पहले से पता है, या इनके अंदर एक प्रोग्राम लिखा होता है जिसको ये रन करते हैं? अब चाहे वो आपका अगर एक ब्लैंक मशीन है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने नहीं डाला, तो वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं। पहले आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, फिर उसके अंदर चाहे वो ब्राउजर है, वर्ड है, अलग अलग प्रोग्राम्स डालेंगे। जब वो प्रोग्राम रन होंगे तब वो काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट।
अगर प्रोग्राम चेंज करेंगे तो क्या वर्किंग भी चेंज हो जाएगी? मुझे बताइए। हाँ, प्रोग्राम चेंज करेंगे तो वर्किंग भी चेंज होगी। Writes a program store in a memory and then executed based on the requirement, the program can be changed and so does the functionality. रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम चेंज होगा तो फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? A general purpose computer is a programmable computer where we can change the program. By changing the program we can accomplish different things using the same machine. हम समझ गए। Here we have a memory where we store this. ये बस अब एक ही बात लिखी हुई है। ये पूरा आइडिया फॉलो कर पाए? अब ये एक क्लास ऑफ कंप्यूटर है। बट फिर कुछ लोगों ने सोचा हमें इंडस्ट्री में अलग अलग एरियाज में जो काम करने हैं, क्या सब जगह हमें इतने स्मार्ट कंप्यूटर्स की जरूरत है जिनके अंदर हम एक प्रोग्राम स्टोर करें फिर वो उसको एग्जीक्यूट करे? जी नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे कंप्यूटर बनाए जो बस एक ही काम करना जानते हो लेकिन उसमें वो माहिर हो। यस, इनको हम क्या बोल सकते हैं? These are called embedded systems. These are called embedded systems. सबसे लेफ्ट में आपको क्या नजर आ रहा है? What is this? This is ATM. Very good. उसके बाद ये क्या है? बड़े काम की मशीन है, कुछ दिनों पहले बहुत ही ज्यादा काम की थी। This is a ventilator. अभी सेकेंड वेव में इससे कीमती मशीन नहीं थी दुनिया में कोई, थी क्या? नहीं सर। तो दिस इज अ वेंटिलेटर। यस, एंड ये एक असेंबली नजर आ रही है अलग अलग रोबोट्स की जो मे बी किसी काम को करने के लिए डिजाइन हुए हैं। नाउ they are designed to perform a specific task. Their functionality is written in terms of program which is permanently fused in the chipset. क्या ये प्रोग्राम हमने मेमोरी में स्टोर किया या इसको चिप में परमानेंटली हार्डवेयर में लिख दिया है? इसको परमानेंटली चिपसेट में लिख दिया है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको एक एग्जांपल याद दिलाऊं, वीडियो गेम खेले आपने बचपन में? वीडियो गेम की कैसेट आती थी, याद है? यस, वो कैसेट किसका एग्जांपल है? वो एक चिपसेट है ना? तो अगर आपको नया गेम खेलना होता था तो आप चिप चेंज करते थे या एक नया प्रोग्राम का कोड लिखते थे? आप चिप चेंज कर देते थे। दैट इज इट। यस, तो चाहे वो वॉशिंग मशीन है, वो माइक्रोवेव है, या जो भी आजकल मशीन हम यूज कर रहे हैं, क्या ये सब भी एक तरह के कंप्यूटर है? यस, दे आर। सो embedded systems are like simple computer designed to do a specific task. Already इनके अंदर भी स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं और जहां पे टोटल जो आइडिया है वो हार्डवायर्ड है। और बल्कि मैं क्या बोलूं, धीरे धीरे मशीन्स भी जो हैं ये समय के साथ पुअर हो रहे हैं कि स्मार्ट हो रहे हैं? बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। पहले किसी ने कार बनाई, स्टार्टिंग में क्या कार पूरी मैकेनिकल रही होगी? हाँ। फिर किसी ने उसमें थोड़ा सा कुछ आइडिया ऐड किया, किसी ने म्यूजिक सिस्टम लगाया। अब टेस्ला है, अब इंडिया में खैर इतनी नहीं है, बट टेस्ला कार कम में कंप्यूटर ज्यादा है, उसके अंदर हमारे डेस्कटॉप से ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, इजंट इट? तो विद टाइम जो डिवाइसेस हमारे पास है उनकी इंटेलिजेंस जो है वो समय के साथ कम हो रही है कि बढ़ रही है? समय के साथ इंक्रीज हो रही है। अब एक सीक्वेंस ऑफ फ्लो जस्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आमतौर पे काम होता कैसे किसी जनरल पर्पस कंप्यूटर में? जैसे मैंने बोला, तो अब हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे सब जनरल पर्पस कंप्यूटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेटा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले वो कहां पे स्टोर्ड है? वो मेमोरी में है। तो मेमोरी से हम उसे पहले कहां लेके आते हैं? मेमोरी से लेके आते हैं रजिस्टर में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स आर नॉट कंफर्टेबल नहीं होते डायरेक्ट मेमोरी से ऑपरेशन करने में। फिर रजिस्टर से कहां लेके आते हैं? ALU में, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ये सब काम करना सीखेंगे हम। देन ALU से फाइनली हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ALU के अंदर वी परफॉर्म द ऑपरेशन, और फिर बाकी कहानी चालू हो जाती है। फिर हम इसको रजिस्टर में लेके जाते हैं और रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करते हैं। ये आइडिया समझ पा रहे हैं?
यानी कि मेमोरी एक अलग इलाका है जहां से हम डेटा लाएंगे, फिर यूज करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। एएलयू और परफॉर्म ऑपरेशन, एएलयू तो पूरी लॉजिकल यूनिट हो सकती है, यू नो, ये परफॉर्म ऑपरेशन वर्ब है, एएलयू के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये समझिए, बल्कि एरो नहीं ब्रैकेट होना चाहिए। एएलयू मींस परफॉर्म ऑपरेशन। यस, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, क्या मैं दुनिया के हर प्रोसेसर का प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर समझा रहा हूं आपको? नहीं सर, मैं सिर्फ एक फ्रेमवर्क समझा रहा हूं। यस, अच्छा, ऑब्वियसली अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, बट अगेन टू गिव यू मोर पर्सपेक्टिव, मेमोरी जिसको आमतौर पर मेन मेमोरी मान होता है, रैम कुछ इस तरह की नजर आती है, हो सकता है एक आध चिपसेट आपने भी देखा हो। यस, जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, ऑब्वियसली हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देन दिस इज अ चिप which is ALU for a computer. Yes, and how a resistor look like? So this is a resistor made in Taiwan. ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली हमारा इन रियलिस्टिक आइडिया से कोई लेना देना नहीं है। और एक हमारे पास है कंट्रोल यूनिट जो टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है। Now this is example of a control unit जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये बस, ये सबसे सिंपल आर्किटेक्चर हो सकता है 16 बिट की बस से। इस बस का एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप अभी मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, बट एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आपको मिलेगी आने वाले 4-5 क्लासेस में, तो बड़े मजेदार होने वाले। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ा, इजंट इट? यस। अब जो आप पढ़ेंगे उससे एग्जाम में नंबर तो आएंगे, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट रिलेटिवली इन चैप्टर से क्या ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? नहीं, लेकिन जो क्लैरिटी है ना ग्राउंड लेवल की, जो किसी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिलती कि भैया ये हो कैसे रहा है, होता कैसे, वो क्लैरिटी आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगी। यस, तो आने वाले जो 4-5 क्लासेस हैं उनको बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहां पर मिलेगा। यस, इसी के साथ इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। अब कल मॉर्निंग में तो आपकी क्लास है नहीं, या है? नहीं सर, कल मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास कल इवनिंग में है। बाकी कल की जो मेरी स्पेशल क्लास है वो 5:30 to 6:10 होगी यूट्यूब के ऊपर। आप अगर आना चाहें तो अनअकैडमी फ्लक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे आ सकते हैं। यस, मेरी मार्केटिंग करने में सपोर्ट करेंगे। हाँ, इवनिंग में ये क्लास कल भी होगी और परसों भी होगी, फ्राइडे भी है और सैटरडे भी, याद रखिएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मुलाकात करेंगे।